अभी के लिए मैं जो क्लास लेके आया हूँ वो हिंदी की क्लास है। ये फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हिंदी क्लास होने वाली है। जो सीटेट 28 दिसंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था उसका हिंदी का जो क्वेश्चन है उसको हम जो गद्यांश है उसको हम कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए गद्यांश दिया हुआ है, मैं इसको पढ़ के भी एक बार सुना दे रहा हूँ ताकि कहानी का सारांश आपको पता रहे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। देखिए अब यहाँ सबकी कहानी स्टार्ट है। दिया है सैकड़ों सालों से सिंधु के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। आज यह जगह पाकिस्तान में है। वहाँ के लोग इसे मोहनजोदड़ो बोलते हैं, यानी मरे हुए ईंटों का टीला। मरे हुओं का टीला, ठीक है, मरे हुए ईंटों ने मरे हुओं का टीला। तब किसे पता था कि कभी यहाँ भारत की सबसे पुरानी सभ्यता बसती थी। लोगों ने इन ईंटों से अपने घर बनाए। 19वीं सदी में रेलवे लाइन बनाने के लिए 2 अंग्रेज इंजीनियर ईंटों को भर भर ले गए। जल्द ही इन 4000 साल पुरानी ईंटों पर लाहौर से कराची जाने वाली रेलगाड़ियाँ दौड़ने लगी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की खोज से भारत का इतिहास 2000 सालों से ज़्यादा पीछे चला गया। खुदाई में मिले इन शहरों को देखकर हैरानी हुई कि सभी शहर बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। प्रमुख सड़कें सीधी बनी थीं, सभी घरों के डिजाइन एक जैसे थे। बीच में खुला आंगन और उसके चारों ओर कमरे। शहर के एक सिरे पर एक चारदीवारी थी जिसमें शायद राजा रहता था। इतिहासकार इसे सिटाडेल कहते हैं। सभी घरों की ईंटों का साइज था 7 गुणे 1 गुणे 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की बात हो रही है तो मोटाई आपकी 1 की, चौड़ाई 7 की और लंबाई आपकी 28 की। और सभी शहरों की दीवारों की ईंटों का साइज 10, 20, 40 सेंटीमीटर था, यानी कि 10 गुणे 20 गुणे 40 सेंटीमीटर था। शहर एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे थे। यहाँ नालियों की बढ़िया व्यवस्था थी। अब देखिए जब आप गद्यांश पढ़ लिए हैं तो इसके आधार पे आपको 9 क्वेश्चन मिलेंगे। क्योंकि कितने क्वेश्चन? 9 क्वेश्चन के 1 से लेकर 9 क्वेश्चन आपको इसी गद्यांश के आधार पे करना है। तो बहुत घबराना नहीं है, मैं बस इसलिए इन सारे क्वेश्चन और इन क्लासेस को लेकर आया हूँ ताकि आप देख लीजिए कि कितने लेवल जो है इनके बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। जो लोग समझते होंगे कि बहुत कठिन है। पहला क्वेश्चन देखिए कि सैकड़ों सालों से सिंध के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था जिसे लोग पुकारते थे। अभी मैं बताया हूँ कि क्या पुकारते थे? मोहनजोदड़ो पुकारते थे। क्या पुकारते थे? मोहनजोदड़ो, जिसे मरे हुओं का टीला भी कहा जाता था। क्या कहता था? मरे हुओं का टीला। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो दिया अगला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो की ईंटों से किस रेल मार्ग का निर्माण किया गया। तो आपको अभी मैं बताया हूँ, क्या बताया हूँ। अगर मैं पीछे जाऊँ तो देखिए ध्यान से, देखिए मैं पीछे जा रहा हूँ, यानी कि गद्यांश पे जा रहा हूँ। गद्यांश पे दिया है कि कहाँ से, देखिए यहाँ पे 4000 साल पुरानी ईंटों पर लाहौर से कराची दिख गया। तो आएंगे अपने क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे दिया क्या, कराची से लाहौर, ठीक है, कराची से लाहौर। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो आपका है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। दिया कि मोहनजोदड़ो की ईंट कितने पुरानी थी। अभी आप सभी लोग जान रहे हैं कि 4000 वर्ष पुरानी थी। कितनी थी? 4000। एकदम मतलब कोई डाउट नहीं है। अगर आप गद्यांश एक बार पूरे अच्छे से पढ़ लिए तो आपको क्वेश्चन में डाउट होना ही नहीं चाहिए मेरे आधार पे, क्योंकि गद्यांश एक कहानी, एक सारांश होता है। उसको पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए कि इस कहानी में ये कहा गया है और उससे रिलेट करके जब सारे क्वेश्चन करेंगे आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेंगे सारे क्वेश्चन करने में। 1 मिनट, यानी कि टाइम आपका बहुत बचेगा अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो। चौथा क्वेश्चन दिया कि खुदाई में मिले 2 सबसे बड़े शहरों को देखकर आश्चर्य क्यों हुआ। तो आश्चर्य क्यों हुआ? दिया कि वे दोनों बहुत सुंदर थे। बी दिया वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। वे दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे। वे दोनों एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न थे। तो वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, ठीक है। जो 2 सबसे बड़े शहर थे उनको देखकर आश्चर्य क्यों हुआ था? क्योंकि वो दोनों एक जैसे दिखते थे। कैसे दिखते थे? एक जैसे दिखते थे, समान दिखते थे। पाँचवें क्वेश्चन की बात करें कि इतिहासकार सिटाडेल किसे कहते हैं। अभी देखिए मैं इसमें बताया हूँ कि सिटाडेल के लिए ये शब्द जो आया था वहाँ पे पढ़े हम। तो देखिए शहर के एक कोने पर बनी चारदीवारी को किसको कहते थे? जैसे शहर के कोने में जो कोई चारदीवारी बनती थी उसको सिटाडेल कहते थे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप एकदम जब आप तैयार कर लेंगे, आप एक बार अपना गद्यांश तैयार कर लेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखिए छठा क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इन दोनों नगरों से संबंधित नहीं है। ए आपका दिया है क्या दिया है कि सभी घरों की ईंटों का आकार समान था। बी आपका दिया कि सभी शहरों की दीवारों की ईंटों का आकार समान था। और सी आपका दिया है कि सभी शहरों के घरों की संरचना समान थी। और डी आपका दिया है कि सभी शहरों की नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो जो आपका डी है यही आपकी गलती है। क्या है? यही इसमें गलत है। नालियों की व्यवस्था एकदम सुव्यवस्थित थी। नालियाँ जो समकोण पर रास्ते जाते थे उनको जहाँ कटती थी वहीं से नालियाँ में मुड़ती थी, यानी कि नालियाँ सुव्यवस्थित तरीके से इस सभ्यता में देखने को मिली थी।
खुदाई के दौरान। सातवें की बात करें, दिया है कि आगत शब्द है। तो आगत शब्द, ये प्रश्न मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी किया था, तो जो लोग किए होंगे उन्हें ये पता होगा कि देखिए रेलवे लाइन, सभ्यता, भारतीय इतिहास। तो मैं बता दूं कि जो रेलवे लाइन है ये आपका आगत शब्द है। क्या है रेलवे लाइन? रेलवे क्या है? हिंदी सॉरी इंग्लिश का वर्ड है। रेलवे लाइन दोनों इंग्लिश का वर्ड है, तो क्या है? आगत है। अगर 8वें की बात करें, 8वां दिया कि चार दीवारी में समास है। तो देखिए समास अगर आप सभी लोग पढ़ते हैं तो होता क्या है कि जिसमें संख्यात्मक शब्द आए, यानी कि एक से लेके आप 1 से 2 3 4 ऐसे जब भी शब्द आएँ तो आप उसमें द्विगु में रखेंगे। किस में रखेंगे? द्विगु। तो 4 है, यानी कि 4 तरफ से जो दीवार घिरी हो उनको चार दीवारी बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सही, द्विगु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 9वें नंबर का, कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मन को प्रसन्नता प्रदान नहीं करता है? क्या? मन को प्रसन्नता नहीं प्रदान करता है। तो इसमें क्या दिया है? कोयले की मधुर वाणी, रंग बिरंगे फूल, मोरों का नृत्य और मशीनों की ध्वनि। तो क्या सही हो जाएगा? ध्यान समझिएगा, ये आपका गद्यांश से रिलेटेड नहीं है। जैसे चार दीवारी तक था और बाकी आपके ये क्वेश्चन जो है उससे अलग हैं। तो इसको समझिएगा कि प्रसन्नता प्रदान नहीं करता है कौन सा? जो मशीनों की ध्वनि होती है वो कभी हम प्रसन्नता प्रदान नहीं करता है। ध्यान सोचिए कि मोरों जो नृत्य हैं ये हर हाल में प्रसन्नता प्रदान करेगी। जो रंग बिरंगे फूल हैं इनको भी देख के हमें अच्छा लगता है। कोयल की मधुर वाणी है, ये भी एक तरह से देखने में, सुनने में हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब बात आप मशीन की ध्वनि सुनेंगे, जिस तरीके से आवे, जिस आवाज़ में आए, तो आप हर हाल में इरिटेट होंगे। देखिए अगले पैसे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पैसे जो दिया है इसको फिर पढ़ेंगे हम और फिर आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमें बहुत आसान होगा। दिया है कि कोयल की कुछ कुछ मयूरों का नृत्य। क्या दिया है? देखिए कोयल की कुछ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुहू कुहू होगा। क्या होगा? कुहू कुहू। कोयल की कुहू कुहू मयूरों का नृत्य, मेघों की प्रतीक्षाया में उड़ती बगुलों की पंक्तियाँ, शरद ऋतु का निरम्र गगन, बसंत ऋतु में लहराए पत्ते और अनेक रंगों की छटा बिखेरते पुष्प। देखिए यहाँ पे भंवरों की गुनगुन सभी हमारे मन प्राणों को पुलकित कर देते हैं, परंतु दुख की बात है कि आज इन बुद्धिवादी युग में भी हम प्रकृति से दूर हटते जा रहे हैं। हर तरफ भाग दौड़, अर्थलिप्सा, कार्य व्याकुलता, संकीर्णता आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम कभी खुले आसमान की ओर ताकने का समय ही नहीं निकाल पाते। यद्यपि प्रकृति की विविध दृश्यावली से परिपूर्ण हमारा देश भारत संसार भर में प्रसिद्ध है, तथापि प्रदर्शन हेतु पर्वतीय प्रदेशों की सैर से प्राकृतिक आनंद हम उठा नहीं पाते। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थलों पर भी हम संसारिकता में उलझे और पिकनिक का मज़ा लेते अपना समय यूं ही गवा बैठते हैं। तो देखिए इसमें जो जितनी सारी बातें मैं अभी पढ़ पा रहा हूँ उससे ये अंदाजा लगा, पर कुछ जो 9वां क्वेश्चन था ये इससे रिलेटेड था। क्या था? जो 9वां क्वेश्चन रिलेटेड था, लेकिन जो बुक में दिया गया है उसको अलग कर दिया गया है। तो इससे मैं ये अंदाजा लगा रहा हूँ 9वां क्वेश्चन भी इसी का था। 10वें क्वेश्चन के देखेंगे, दिया कि गद्यांश के अनुसार संसार में प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? तो गद्यांश हम पढ़े हैं तो सबसे प्रसिद्ध वाली बात जो है, जो तरह तरह के जो दृश्य हैं हम उसी की बात यहाँ की हैं। क्या किए हैं? सबसे प्रसिद्ध तरह तरह के जो दृश्य हैं उनकी बात की है। तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन आपका है यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 11वें नंबर का। दिया क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति से दूर जाने का कारण नहीं है? धन कमाने की चाह, कार्य की जल्दी, आपसी प्रतियोगिता और डी है संध्या समय आकाश को निहारना। तो एकदम सही और सटीक ऑप्शन क्या है? संध्या समय आकाश को निहारना। तो ये जो है प्रकृति से दूर जाने का कारण जो है ये नहीं है। अगर हम बात करें 12वें क्वेश्चन की तो दिया है कि कोलाहल भरा वातावरण, महानगरों की व्यस्तता, संकीर्णता आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम कभी खुले आसमान की ओर ताकने का समय ही नहीं निकाल पाते हैं। वाक्य का भाव, अब देखिए वाक्य का भाव हमें बताना है। तो वाक्य का भाव देखते हैं पहले में क्या निकल रहा है? महानगरीय व्यवस्थाओं के कारण हम आसमान के नीचे नहीं बैठ पाते हैं। तो ये तो गलत है। क्या है? ये गलत है आपका, ये नहीं होगा। बात करें बी वाले की तो बी दिया कि महानगरों में गगनचुंबी इमारतों के कारण खुला आसमान दिखाई नहीं देता है। तो ये भी गलत है। बात करेंगे महानगरीय व्यस्तताओं और शोर भरे वातावरण के कारण हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। एकदम सही और सटीक ऑप्शन आपका यही है। क्या है? जो सी वाला ऑप्शन है। महानगरीय व्यस्तताओं और शोर भरे वातावरण के कारण हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। ये बात जो इस लाइन में जो कही गई है, यानी कि खुले आसमान की ओर ताकने का समय ही नहीं निकाल पाते हैं, ये एकदम सटीक है। तो जो डी वाला ऑप्शन है ये भी आपका गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो 13वां नंबर का है। देखिए दिया प्रकृति की ओर संकेत करने वाले शब्द नहीं हैं। क्या?
प्रकृति की ओर संकेत करना शब्द, तो मुझे उम्मीद है ये चारों देख लेंगे तो आप तो आराम से बता ले जाएंगे। देखिए शरद ऋतु ये भी है, बिखरते पुष्प ये भी है, खुला आसमान ये भी, कलपुर्जे यानी कि जो पार्ट्स होते हैं उनकी बात हो रही है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल शब्द नहीं है। 14वें क्वेश्चन की बात करेंगे, दिया है कि भागदौड़ में समास है। देखिए भागदौड़ समझ रहे हैं आप, भागदौड़ इसे मैं बता दूं कि जब भी कोई शब्द किसी शब्द का कोटि पूरक होता है, क्या होता है कोटि पूरक, जैसे माता पिता, भाई बहन, ठीक है, ज़मीन आसमान, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो हमेशा द्वंद्व में आते हैं। किस में आते हैं? द्वंद्व में आते हैं। द्वंद्व में यानी कि जो दो शब्द होते हैं एक साथ लिए जाएँ, एक साथ बोले जाएँ तो उनको हम क्या बोलेंगे? द्वंद्व बोलेंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हुए। अगला क्वेश्चन 15वें नंबर का है, दिया कि प्रदर्शन में उपसर्ग है। देखिए मैं बता दूं कि जैसे मान लीजिए प्रदर्शन है तो होता क्या है कि उपसर्ग जो आगे लगा हो और जो प्रत्यय यानी कि जो लास्ट में लगा हो, ठीक है, तो ये भाव होता है। जब प्रदर्शन, प्रदर्शन, तो प्र और प्लस दर्शन, ठीक है, तो जब आप इसको करेंगे आप, तो अब देखिए इसमें उपसर्ग साफ समझ में आ रहा है, क्या है? प्र है हमारा, क्या है? प्र है हमारा। तो ध्यान देखिए प्र कहाँ दिया है? आपका बी वाला ऑप्शन दिया है। तो इसी तरह करना है, बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। इतना टाइम इसलिए इस क्लास में लग गया क्योंकि मैं समझा के सारे क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास किया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि बेहद ये क्लास आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये हिंदी का मेरा पहला क्लास है और इसके बाद जो है आपको रेगुलर बेसिस पर हिंदी क्लास अब यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते ही जाइएगा आप। और मेरी आप सभी से ये गुजारिश होगी कि अपने पढ़ाई में 1-2 घंटे और बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय बचा है नहीं, नियर अबाउट 1 महीने का समय है। तो प्लीज़ अपने स्टडी को बढ़ाइए, अपनी स्टडी और अच्छे से करिए, और इसी उम्मीद के साथ फिर आपसे विदा ले रहे हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।